वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो स्वागत है आपका। आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का द हिंदू एनालाइज शुरू करेंगे। आज दिन है 23 सितंबर का। तो शुरू करने से पहले ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर से जुड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसको आज समझेंगे हम। ठीक है, तो क्या बोला गया है, ये प्रीलिम्स और मेंस के नज़रिए से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में ये ज़रूर पूछा जाएगा, तो आपको ये न्यूज़ जानना ज़रूरी है। आपको ये करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो सुनते हैं आज और इसमें क्या क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है तो बोला गया हाल ही में नई समुद्री टार्टीग्रेड प्रजाति का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। यही है ये टार्टीग्रेड प्रजाति, जो नई प्रजाति दक्षिण पूर्व तमिलनाडु के मंडपम में खोजी गई। कहाँ खोजी गई? तमिलनाडु के मंडपम में खोजी गई है। यह जीनस बेंटिलिप्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेंटिलिप्स है। और ये देखिए, ये इसे बेंटिलिप्स कलामी का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बेंटिलिप्स कलामी का। प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है बेंटिलिप्स कलामी किस प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, अभी उसके आगे देखते हैं। यह भारतीय जल क्षेत्र में खोजा जाने वाला दूसरा समुद्री क्या है? टार्डीग्रेड है। दूसरा समुद्री टार्डीग्रेड है। यह जीन्स बेंटिलिप्स में 37वीं प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? 37वीं प्रजाति है। ठीक है, इसमें एक ट्रेपोजाइट आकार का सिर होता है। ये देखिए, ये सिर है ना, ट्रेपोजाइट आकार का। ठीक है, इसका भी देखिए और इसका भी देखिए, ट्रेपोजाइट आकार का सिर होता है। और मादाएं नर की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। जो मादा होती हैं वो नर की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, आपको ये बता दिए हैं। आप आगे देखते हैं टार्डीग्रेड के बारे में, ये होता क्या है। ठीक है, तो यही है टार्डीग्रेड। ये छोटे जानवर होते हैं, बहुत ही छोटा सूक्ष्म होते हैं, ये टार्डीग्रेड है। ठीक है, जिसका आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है, सूक्ष्म होते हैं। और सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने के अनुसार पानी में रहने वाला इन जानवरों को जल भालू कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जल भालू। यहाँ समुद्र में रहते हैं तो इनको जल भालू भी कहा जाता है। देखते हैं ना, ये देखिए भालू के आकार के हैं, सब पैर है और इनके हाथ है। ठीक है, जल भालू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी था और ये प्रीलिम्स में ज़रूर पूछेगा। और ये पूछेगा ही नहीं, ज़रूर पूछेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस प्रजाति का नाम रखा गया है। प्रीलिम्स में ज़रूर पूछ सकता है, तो ये आपका जानना ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं एक नए न्यूज़ पे, एक नए करंट अफेयर पे, उसको भी आप जान लीजिए। उसके बाद न्यूज़पेपर पे हम लोग चलते हैं। ठीक है ये है कि 22 सितंबर को क्या मनाया गया? विश्व राइनो दिवस मनाया गया। ठीक है, विश्व राइनो दिवस मनाया गया। उद्देश्य इसका क्या है? राइनो और गेंडों की मौजूदा प्रजाति के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। क्या है? संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दिवस की घोषणा 2010 में हुई थी। ठीक, पहली बार प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष वर्ल्ड वाइड फंड दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दक्षिण अफ्रीका द्वारा ये की गई थी। गेंडा राइनो, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह विशाल और शाकाहारी स्तनपायी है। ये मत समझ लीजिए ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी स्तनपायी होते हैं जिसके मुंह पर सिंग होते हैं। यहाँ पे है ना सिंग, जिसके मुंह पर सिंग होते हैं। राइनो शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया। राइनो मतलब नाक और सिरोस मतलब सिंग। राइनो मतलब नाक और सिरोस मतलब सिंग। ठीक है, से बना हुआ है। इनके 5 प्रजाति है। कौन कौन सी है प्रजाति हैं, इनके बारे में आज जानना जरूरी है। एक सफ़ेद राइनो है, इसकी आईयूसीएन स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेड है। क्या है? नियर थ्रेटेड। काला राइनो है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, क्लियर एक सींग वाला राइनो, इसका क्या है? मतलब क्रेटर एक सींग वाला राइनो, क्रेटर वन हॉर्न का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इसका है वल्नरेबल। ये पूछा गया है 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया। तो ये एक ही बारे में पूछा गया। अब इसमें 5 हैं, 5 प्रजाति है, 5 के आईयूसीएन स्टेटस जानना जरूरी है। सफ़ेद का होता है नियर थ्रेटेड, काला का होता है क्रिटिकली इंजर्ड, ग्रेट वन सिंग राइनो का होता है वल्नरेबल, जावा राइनो का आईयूसीएन स्टेटस होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्या होता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सुमात्रा राइनो का क्या होता है? सुमात्रा राइनो का आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है। इसका भी सिमेट्री एंडेंजर्ड होता है। ठीक है, तो ये दोनों करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और जो आज का करंट अफेयर है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जितना करंट अफेयर है, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट था, मैंने सब का सब अपने हैंडमेड नोट के द्वारा उसको तैयार किया है। मैं खुद इसको प्रिपरेशन करता हूँ। मैंने पिछला बार मेंस निकाला था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। और पूरा
A to Z जितना विवरण मैंने उसमें लिखा हुआ है, आप जरूर जाकर देखिए मेरे चैनल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं द हिंदू एनालाइज पे। ठीक है, हिंदू एनालाइज में क्या क्या खास आया है तो देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या पैनल कॉल फॉर द रिसीविंग रूल ऑफ द कंस्ट्रक्शन अराउंड प्रोटेक्ट ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मोन्यूमेंट्स के बारे में क्या क्या बोला गया है, तो अब हिंदी रूपांतरण करके देख लेते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश भी पढ़िएगा आप। ठीक है, मैं यूपीएससी हिंदी वाले का ये चैनल है तो मैं हिंदी में ही लाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, पैनल ने संरक्षित ASI स्मारकों को आसपास निर्माण के नियमों में संशोधन की मांग की है। पैनल ने संरक्षित जो ASI के स्मारक है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उसके नियमों में संशोधन की मांग की है। क्या क्या मांग की है देखते हैं हम लोग। संसदीय पैनल ने पाया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों में आसपास 100 मीटर निश्चित क्षेत्र और 300 मीटर विनियमित क्षेत्र के प्रावधान ने कई स्थानों पर स्थानीय समुदाय को इन विरासत संरचनाओं के खिलाफ खड़ा कर दिया है, क्योंकि उन्हें अपने आवासीय स्मारकों की आवश्यक मरम्मत कार्य करने में कठिनाई होती है, मतलब उनके जो काम करने की कठिनाई होती है। ठीक है, और संस्कृति और संसदीय स्थायी समिति ने सरकार के से नियमों को संशोधित कर उन्हें यथार्थवादी बनाने के लिए कहा है। क्या कहा है? यथार्थवादी बनाने के लिए कहा है। ऐतिहासिक महत्व के आधार पर ऐसे नियमों का अनुप्रयोग तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की है। क्या की है? तर्कसंगत बनाने की ये सिफारिश की गई है। ठीक है, टायर गांव एक त्रिज्या के भीतर है। इसमें कुछ मामले में बताया गया टायर गांव त्रिज्या के भीतर है। ठीक, इसमें देखते हैं क्या क्या और बोला गया है। हम 300 मीटर के हैं और हम 300 मीटर के हैं जिसके पूरे गांव के लिए एक आवासीय घरों को मरम्मत काम कराना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्या बोला गया? मुश्किल हो जाता है। कई स्थानों पर ऐसी स्थिति एक शत्रुतापूर्व परिदृश्य पैदा करती है जिससे स्थानीय कब्रिस्तान और कब्रें आदि नष्ट हो जाती है। ठीक है, इनका ये बोला गया है कब्रें आदि नष्ट हो जाती है। GS के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, और स्मारकों के खिलाफ समुदाय खड़ा हो जाता है। गुरुवार को राज्यसभा में सौंपी गई एक रिपोर्ट कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व अद्वितीय वास्तुशिल्प मूल्य और ट्राइकेट एरिया प्रावधान 2010 के कुछ एक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा। प्राचीन और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 या 100 मीटर और 300 मीटर के आसपास के खनन और निर्माण जैसी सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित और नियंत्रण करता है। क्या कहता है? प्रतिबंधित और नियंत्रित करता है। मतलब कि 100 मीटर से 300 मीटर के आसपास के खनन की निर्माण, जो जहाँ पर भी खनन वाली क्षेत्र है और खनन और निर्माण जैसी गतिविधियों को क्या कहता है? प्रोहिबिट करता है, प्रतिबंध करता है। ठीक है, सरकार पहले ही कह चुकी है इस अधिनियम संशोधन की प्रक्रिया में वर्तमान में महत्वपूर्ण और महत्वहीन दोनों स्मारकों पर समान नियमों लागू होते हैं। ठीक है, उपरोक्त नियम प्रतिष्ठित अजंता और एलोवेरा स्मारकों को कुश मीनार अज्ञात कब्रिस्तानों पर समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, समान रूप से लागू होते हैं। इसमें 3691 ASI संरचित स्मारकों को सूची को तर्कसंगत बनाया जाए और उनके विशिष्ट विरासत सामग्री के आधार पर निषिद्ध और पुनः वर्गीकृत किया जाए। ठीक है, इन्हें बताया गया और कोर्ट पर ये लगाया गया है। ठीक, संशोधन की मांग की गई है कोर्ट में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नए चैप्टर पर। एक थोड़ा ये पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये पूछेगा, जरूरी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका अवेलेबल कराया है। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD रोगाणु रोग प्रतिरोध के स्वास्थ्य और आर्थिक लागत पर एक रिपोर्ट जारी की है। मतलब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के बारे में आप जानते ही होंगे। ये रोगाणु रोधी प्रतिरोध के स्वास्थ्य और आर्थिक लागत पर एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, यह रिपोर्ट क्या है? MR के निपटने के लिए वन हेल्थ की एक कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डालती है। वन हेल्थ की कार्रवाई पर एक प्रकाश डालती है। रिपोर्ट में बताया गया कि रोगाणु रोधी प्रतिरोध लोगों को जानवरों और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। रोगाणु रोग प्रतिरोध मतलब कि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो रोग प्रतिरोध क्षमता को जानवरों और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। ठीक है, रिपोर्ट में निष्कर्ष में क्या पाया गया है? इस रिपोर्ट के निष्कर्ष में ये पाया गया कि उच्च एंटीबायोटिक खपत OECD देशों के OECD देशों का प्रतिरोध अनुपात बढ़ रहा है। मतलब कि रोग प्रतिरोध बढ़ रहा है। ठीक है, OECD और EU यूरोपियन यूनियन के देशों प्रति वर्ष लगभग 79,000 लोगों की प्रतिरोधी संक्रमण के कारण
अपनी जान गंवाते हैं। क्या करते हैं? अपनी जान गंवाते हैं। ठीक है, आप सब कुछ द हिंदू पे डिपेंड ना होइए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी सोर्सेस होते हैं जहाँ पर करंट अफेयर मिलते हैं। सारा हिंदू में नहीं मिलता है, बहुत कुछ ही मिलते हैं, मतलब कि 60% अप्रॉक्स मिलता है, 40% और भी अदर सोर्सेज होते हैं जहाँ से मैं ये लाता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये टार्डिग्रेड के बारे में आपको बता ही दिया। अब आते हैं आज का आर्टिकल, इंडिया एंड द ग्रेट पावर कॉन्टेंट्स इन द वेस्ट एशिया। ठीक है, इसके हिंदी रूपांतर पढ़ते हैं और उसको अच्छे से हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक, G20 के बारे में क्या क्या इसका निर्णय लिया गया, इसको थोड़ा विश्लेषण करके अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, भारत और पश्चिम एशिया के महान शक्ति प्रतियोगिता। ठीक है, जो शक्ति प्रतियोगिता इसके बारे में बोला गया, क्या क्या बोले हैं इसमें बोला गया है। ठीक है, G20 में बाइडेन और अन्य ने भारत और पश्चिम यूरोप की शिपिंग लेन, रेल लेन, पाइपलाइन, डेटा केबल जोड़ने के लिए अमेरिका समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया है। जो आर्थिक गलियारा नहीं बोले थे हम लोग कि मान लीजिए कि ये इंडिया हो गया, मैंने बता दिया, और एक छोटा सा यहाँ पर सऊदी अरब हो गया, तो एक आर्थिक गलियारा के रूप में ये क्या हुआ? ये हो गया रेल मार्ग, ये हो गया जल मार्ग, और यहाँ से होगा रेल मार्ग, जिससे ये आर्थिक गलियारा क्या किया जाएगा? शुरू होगा। ठीक है, इसके रूप में बोला गया है। और अमेरिकी समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया। इस सप्ताह से पहले उच्च स्तरीय अमेरिका प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के 2 सहयोगी और सुन्नी साम्राज्य के यहूदी राज्य इजराइल के बीच सामान्यीकरण समझौते का पीछा करते हुए सऊदी अरब का दौरा किया। किसका दौरा किया? सऊदी अरब का। यह प्रतीक होता है कि असबत लेकिन भू राजनीतिक रूप से सन्निहित घटनाक्रम पश्चिम एशिया के प्रति श्री बाइडेन ने दृष्टिकोण का एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक भू रणनीति रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां अमेरिका के दशकों दबंग उपस्थित थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 भागीय नीति, इसमें क्या बोला गया है? बाइडेन ने क्या बोला है कि बाइडेन की नीति 2 भागीय नीति क्या है? बाइडेन पश्चिमी एशिया की रणनीति को 2 भाग है। बाइडेन की पश्चिम एशिया की रणनीति, जो ये पश्चिम एशिया की रणनीति 2 भागों है। इनमें क्या बोला गया? 2 स्तंभों में, खाड़ी का अरब, एक यहाँ पे जो है खाड़ी का अरब, और इजराइल और ईरान के उदय से जैसी आम भू राज्य चुनौतियों का सामना करने के लिए करीब लाने के लिए ट्रंप युग की नीति की निरंतरता। जो ट्रंप युग में जो नीति हुई थी इसमें निरंतर इसी तरह बरकरार है। श्री ट्रंप ने संरचना हेतु अब्राहम समझौते ने यूएई के साथ इजराइल के संबंधों को बदलाव के लिए एक मंच तैयार किया था। जब ट्रंप की सरकार थी तो यूएई और इजराइल के संबंधों के लिए एक मंच तैयार किया था। लेकिन इस नीति की वास्तविक क्षमता तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब इजराइल और सऊदी अरब आज सबसे प्रभावशील अरब देश है, ठीक है, के बीच कोई समझौता नहीं होता है। श्री बाइडेन, जिन्होंने एक उम्मीदवार के रूप में सऊदी अरब जैसे वे हैं बनाने की कसम खाई थी, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में राज्य तक पहुंचने की एक लंबा सफ़र तय किया। प्रशासन का मानना है कि सऊदी इजराइल सौदा अरब इजराइल को बदल देगा। संबंध बिना किसी सैन्य प्रतिबद्धता के क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करना है। श्री बाइडेन के दृष्टिकोण का दूसरा भाग अमेरिका के मित्रों और सहयोगी की आश्वासन करना है। ठीक है, 2012 में भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई नेताओं ने आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें I2U2, ये मैंने आपको बताया, तो 1-2U2 मिनी लेटरल कहा गया। I2U2 1-2U2 के पीछे का विचार एक मंच बनाना है जिसमें पश्चिम एशिया और दक्षिण अफ्रीका के देशों के बीच आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना है। ठीक है, क्या करना है? आर्थिक जो एकीकरण है उसमें क्या करना है? तेजी लाना है। ठीक है लाना है और वैश्विक दक्षिण के सामने आने वाली समस्याओं का आर्थिक और तकनीकी के समाधान पेश कर सकें। अब्राहम समझौते वाले देशों के समूह में भारत की उपस्थिति को इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति का वैध मानक रूप में देखा गया है। G20 की घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर से पहले संदर्भित है। क्या बोला गया? G20 से पहले संदर्भित मध्य युग पूर्व यूरोप से कॉरिडोर से क्या पहले संदर्भित थे। ठीक है, पैराग्राफ में ये बताया गया है, इन्होंने इसी चीज़ की चर्चा करते हुए आगे बताया गया है। ठीक है, और ये बोला गया है कि यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए भूमध्य सागर तक एक आर्थिक गलियारा बनाना है जो भारत और यूरोप को करीब लाना है। मतलब कि एक आर्थिक गलियारा बनाना है। किस में बनाना है? इजराइल होते हुए, मतलब कि ये जिसके इजराइल से होते हुए भूमध्य सागर तक की आर्थिक गलियारा बनाना है। ठीक है, जो भारत और यूरोप के करीब लाना है। जो जैसे कि मैंने बताया ना, सऊदी अरब के बीच यहाँ पे स्थितियाँ है और ये भारत है, और यहाँ पे समुद्री सीमा स्थल बनेगी और रेल मार्ग यहाँ बनने के लिए
कॉरिडोर के रूप में जो यूरोप में व्यापार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये आर्थिक गलियारा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यदि यह परियोजना शुरू होती है तो अमेरिका को उम्मीद है कि पश्चिम एशिया में अपने प्रभाव से चैनलों को बरकरार रख सकता है, प्रमुख सीलिंग लेने के लिए नियंत्रित कर सकता है, सहयोगियों को अपनी रहने की क्षमता के बारे में आश्वस्त कर सकता है। अमेरिका भले ही पश्चिम एशिया से बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के मामले में इस क्षेत्र की प्राथमिकता को हटा दिया, क्योंकि उसका अपना पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया पर केंद्रित हो गया। ठीक है, उसका पूरा यूरोप और पूरी एशिया पर उसका ध्यान केंद्रित हो गया। ठीक है, इसमें बारे में बताया गया है। हाल ही में ये भी बताया कि जैसे जैसे अमेरिका पूर्वी एशिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, चीन और अपनी 70% से अधिक तेल और आवश्यकताओं को आयात पर निर्भर है। तो अपने तेल पर कितने पर निर्भर है? अपनी आयात पर निर्भर। 70% अधिक तेल आवश्यकताओं का आयात पर निर्भर है। पश्चिम एशिया पर अपना ध्यान बढ़ रहा है। चीन पर न केवल अमेरिका के खिलाफ अमेरिका के खाड़ी अरब सहयोगी से बड़े व्यापारियों भागीदार और क्षेत्र में प्रमुख निवेशकों के रूप में उभर रहा है, बल्कि शांति दूत के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें बोला गया ईरान सऊदी अरब सुलह समझौते से स्पष्ट था ये। ठीक है, जो शांति दूत के रूप में बड़ी भूमिका किसने निभाई? ईरान और सऊदी अरब। जो यहाँ पे ईरान और सऊदी अरब थे ना, मान लीजिए कि एक ऐसे ईरान है, ठीक, ईरान और सऊदी अरब के बीच, ठीक, यहाँ पर एक सऊदी अरब है। ठीक, इसमें अमेरिका की दुविधा पैदा हो गई है कि इस क्षेत्र में प्राथमिकता न देना वाशिंगटन के लिए एक रणनीतिक वास्तविकता है, क्योंकि अब उसे रूस और चीन ने कहीं अधिक वास्तविक बड़ी पारंपरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह सिर्फ पश्चिम एशिया से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि चीन इस शून्य को भरने के लिए कोशिश करेगा। इस चुनौती के लिए अमेरिका उत्तर क्षेत्र में अपनी सहयोगियों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाना और अमेरिका वास्तुकला में मजबूत करना है। इसमें ये बारे में बताया गया है, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए आर्थिक जुड़ाव एकीकरण के नए नियम लिखने के लिए भारत के एक बड़े स्थिर भागीदार के रूप में लाना है। भारत का दाव खेलने के लिए भारत यह दाव खेलने के लिए तैयार दिख रहा है। ठीक है, इसमें ये बात बोला गया है। पश्चिम एशिया, लेकिन यह देखा गया है कि बाइडेन योजना अमेरिका उस समय क्षेत्र को प्रभाव बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए कितनी मदद करेगा। इसमें ये बोला गया चीन भी यही काम करने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन योजना संभावित सऊदी अरब इजरायल सौदे पर निर्भर है। ठीक है, बाइडेन योजना सऊदी अरब और इजरायल सौदे पर निर्भर, लेकिन ये बात बताओ संभव नहीं है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा है कि दोनों पक्ष हर दिन एक दूसरे से करीब आ रहे हैं। भले ही निकट भविष्य में कोई सौदा साकार हो जाए, फिर भी अन्य चुनौतियां हैं। ठीक है, अमेरिका द्वारा क्षेत्र की प्राथमिकता न दिए जाने और उसके सहयोग पर उसकी पकड़ ढीली हो गई है और सुरक्षा संतुलन बना हुआ है। शून्यता जिसने सामूहिक रूप से क्षेत्रीय शक्तियों और उसके विदेशी स्वायत्त करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, अब इसमें और क्या दिया गया है? और पूर्वानुमान जुड़ाव से दिशा में उठाए हैं। यह ईरान के साथ सऊदी अरब और यूएई की तानातनी, कतर की सऊदी अरब नेतृत्व वाली नाकाबंदी को समाप्त करने के निर्णय और सीरिया की बशर अल के साथ अरब सुलह के स्पष्ट था। ठीक है, इसमें यह बोला गया सऊदी अरब और यूएई की अमेरिका लक्ष्यों के स्वतंत्र नीतियों बनाने वाली और उभरती शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, अफ्रीका, ब्रिक्स, इसमें ब्रिक्स का भी अहम रोल बोला गया है। ब्रिक्स देशों का उदाहरण है जिसमें अमेरिका कूटनीतिक प्रयास और आर्थिक एकीकरण योजना का स्वागत कर रहा है, लेकिन यह ग्राहक राज्य नहीं कर सकते और वे शीत युद्ध की एक ध्रुवीकरण दुनिया के दौरान थे। ठीक है, दूसरा, बाइडेन प्रशासन ने अपनी सीमित भागीदारों के बावजूद ईरान को एक शत्रुतापूर्व शक्ति के रूप में देखना जारी रखता है। ईरान को क्या किया है? एक शत्रुतापूर्व शक्ति रूप में देखना जारी रखता है। साथ ही ईरान और इजरायल के बीच प्रतिबद्धता और पश्चिम एशिया को केंद्रीय भू राजनीतिकरण विरोधाभास बनी रहेगी। ठीक है, ईरान के इस तनाव को कम करके खाड़ी अरबों को ये स्पष्ट कर दिया कि ईरान इजरायल प्रतिबद्धता में फंसना नहीं चाहेगा और जिससे संघर्ष के बदले बदलते संभावनाएं। ठीक है, इस तरह के परिणाम को फिर से स्थिर कर देगा, जिससे अमेरिका को एक परोपकारी महान शक्ति बनने के लिए योजना पटरी पर उतर जाएगी। भारत के लिए अनेक रास्ते हैं। भारत के लिए पश्चिम एशिया,
अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा जुड़ाव के नए रास्ते खोलती है। अमेरिका भारत को उसके आकार, उसकी अर्थव्यवस्था के आकार के क्षेत्र के साथ उसके ऐतिहासिक जुड़ाव और सांस्कृतिक जुड़ाव को विरासत के साथ पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक को आकार देने के लिए प्रयास में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। क्या देखता है? एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। भारत इस क्षण का स्वागत करना चाहिए, लेकिन एक और शीत युद्ध के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मतलब कि एक और तृतीय युद्ध की तरफ नहीं देखने चाहिए। अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, जैसे कि अफगानिस्तान में किया गया। यह पहले ही लगभग कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा है, जो भारत को ईरान और मध्य एशिया के माध्यम से रूस से जोड़ता है। मध्य पूर्व गलियारा एक और आर्थिक चैनल खोलेगा। ठीक है, मध्य पूर्व गलियारा एक और आर्थिक चैनल खोलेगा। क्षेत्र के प्रति भारत की समग्र नीति बहुसंगाई के इस विचार को टिकी रहनी चाहिए, किसी महान शक्ति को खुश करने या नियंत्रित करने में नहीं। इसमें ये बोला गया है। ठीक है, अमेरिका के साथ या उसके बिना क्षेत्र में चीन की उपस्थिति के बावजूद भारत अपने पारंपरिक पड़ोस को परेशान किए बिना पश्चिम एशिया और अपने विस्तारित पड़ोस में एक प्रमुख भू राजनीतिक भूमिका निभाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें ये भी बोला गया। ठीक है, जो जिसका की फैक्टर मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल पर। इसमें क्या है? ए क्लीन मैसेज टू इंडस्ट्री ऑन डिस्प्यूट रेजुलेशन। क्या है? ए क्लीन मैसेज टू इंडस्ट्री ऑन डिस्प्यूट रेजुलेशन। ठीक है, इसमें आज का हिंदी रूपांतरण इसका देखते हैं हम लोग। ठीक है, विवाद समाधान पर उद्योग की एक स्पष्ट संदेश है। क्या संदेश बोला गया इसमें? कि भारतीय मुकदमेबाजी प्रणाली के बारे में हमारी बातचीत अंततः वैकल्पिक विवाद समाधान शब्द की ओर मुड़ती है। एडीआर एक तंत्रों के समूह को संदर्भित करता है जो विवादित पक्षों को अदालत के हस्तक्षेप के बिना अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का सक्षम बनाता है। भारतीय अदालत कार्रवाई में देरी और मुकदमेबाजी की बढ़ती लागत को देखते हुए भारत में एडीआर के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। एडीआर को कम करने के नहीं आंका जा सकता है। हाल ही में यह चर्चाएं मुख्य रूप से मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996। मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 में एडीआर, देखिए इसमें क्या बोला गया, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 अधिनियम के तहत विवादों को मध्यस्थता सुलह पर केंद्रित थी। ठीक, मध्यस्थता पर सुलह पर केंद्रित थी, लेकिन विवादों को मध्यस्थता आखिरकार उसका हल मिल रहा था। मतलब कि इस ये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत इसमें क्या मिल रहा था? मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत विवादों को मध्यस्थता आखिरकार कुछ सुलहकार या आखिरकार मध्यस्थता के कारण कुछ उसके विवादों को सुलह किया जा रहा था। ठीक है, संसद में हालिया मानसून सत्र में दोनों सत्रों का मध्यस्थता के विधेयक 2023 पारित किया गया। भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने पर मध्यस्थता अधिनियम 2023। अब देखिए भारत की जो राष्ट्रपति अनुमोदन देगी तो मध्यस्थता अधिनियम क्या हो जाएगी? मध्यस्थता अधिनियम 2023, मध्यस्थता विधेयक 2023 पारित किया। ठीक, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति हो जाने के बाद भारतीय कानूनी ढांचा के अदालतों को विवादित पक्षों की मध्यस्थता सहित एडीआर प्रक्रिया के एक संदर्भित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब कि अगर एक पक्ष में यहाँ पे झगड़ा हुआ और एक और पक्ष में यहाँ पे झगड़ा हुआ, ठीक है, किसी डिस्प्यूट को लेकर या तो कोई ज़मीनी मामला को लेकर या कोई और मामला को लेकर, तो मध्यस्थता विधेयक के तहत 2023 के तहत इससे भारतीय कानूनी ढांचा और अदालतों के विवादों के पक्षों को मध्यस्थता सहित संदर्भित और प्रोत्साहित करने के लिए एक पार्टियों को स्वीकार कर सकेगी और उसको सुलह कराएगी, जिससे कि कानूनी बोझ और ना पड़े। ठीक है, ये एक पार्टी हो गया और एक ये पार्टी हो गया। इन दोनों को विवादों को लड़ने के लिए मध्यस्थता अधिनियम 2023 पारित किया गया। ठीक है, अब इसके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि भारत सरकार की मध्यस्थताओं की क्या क्या, मतलब कि मध्यस्थता समझौते के तहत क्या क्या भूमिका निभाई है। ठीक है, जज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पक्ष को भारतीय अदालत में जाने और पहले मुकदमे पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से अपनी विवाद को निपटाने के लिए एक कदम उठाने के लिए बाध्य करेगा। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिनियम के मध्यस्थताओं का एक पैनल बनाए रखने के लिए अदालतों को संबंधित संस्थानों का एक आवश्यकता होगी। मतलब कि इन दोनों, अगर दो समूह हैं, इन दोनों के बीच मध्यस्थता को कायम करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा, एक समिति बनाएगा, जिसके तहत संबंधित संस्थानों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये मध्यस्थता अधिनियम 2023 विधेयक 2023 पारित किया गया इसी संदर्भ में। ठीक है, इसके लाभ क्या क्या बताया गया, इसके
जो लाभ होंगे, इसके क्या क्या लाभ बताया गया है इसके लाभ क्या बताया गया है? तो इस आवश्यकता से भारतीय अदालतों में कुछ तुच्छ दावों को दाखिल करने में कमी आने की उम्मीद है। मतलब जो तुच्छ होते हैं ना, तुच्छ कि छोटे छोटे बातों पर विवाद हो जाते हैं और मामला दाखिल हो जाता है। और मध्यस्थता गोपनीय के कारण या सार्वजनिक रूप से लड़े गए विवाद के कारण पार्टियों के रिश्ते में बिगड़ने के जोखिम को भी कम कर सकता है। तो दो पार्टियों के बीच जो संबंध है उसको जो विवाद होगा उससे संबंधित रिश्तों को भी कम करेगा, ये बताया गया है। फिर भी इसके आयोजित मध्यस्थता व्यवहार्यता के बारे में चिंताएं व्यक्त की जा रही है। फिर भी इसके मध्यस्थता की व्यवहार्यता के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई, जो मध्यस्थता है उसकी व्यवहार्यता में चिंताएं व्यक्त की जाती है। ठीक है, किसी सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए ईमानदार इच्छा विपरीत एक दायित्व की तलवार है। ठीक है, इसमें बताया गया है। अब ये देखिए, इसमें कुछ और जो इसके की फैक्टर है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आमतौर पर सूचीबद्ध मध्यस्थता द्वारा की जानी चाहिए। मतलब जो सूची प्रणाली में होती है उसके तहत की जानी चाहिए। हमेशा तटस्थ रहना चाहिए, मतलब न्यूट्रल रहना चाहिए, उसके पास समझौता ना करने वाली विशेषताएं होनी चाहिए। पार्टियों द्वारा विस्तार के अधीन उन्हें पार्टियों की पहली उपस्थिति से 180 दिन के भीतर मध्यस्थता भी पूरी करनी होगी। मतलब कि कितने दिन के भीतर? 180 दिन के भीतर, मतलब कि 6 महीने के अंदर इसकी मध्यस्थता को पूरी करनी पड़ेगी। दूसरी ओर यह अधिनियम भारतीय न्यायालयों के शरण में पूरी तरह से समाप्त नहीं करेगा। यह न्यायालय पूरी तरह समाप्त नहीं करेगा शरण में। ठीक है, असाधारण परिस्थितियों में मध्यस्थता शुरू होने के पहले जारी रहने के दौरान अदालत की तत्कालीन अंतिम राहत की मांग कर सकता है। ठीक है, अंतिम राहत की मांग ये कर सकता है। और यह प्रावधान विशेषज्ञता और दक्षता के माध्यम प्राथमिकताओं देते हुए, साथ ही ये सुनिश्चित करते हुए मुकदमे पूर्व मध्यस्थता की बाध्यता को हथियार नहीं बनाया जाए। इसका उद्देश्य संतुलित ढांचा तैयार करना है। क्या करना है? दो पार्टियों के बीच ये संतुलित ढांचा तैयार करना है। ठीक है, और पार्टियों के बीच ढांचा तैयार करना है और जो पार्टियों अपने वाणिज्यिक लेन देन पर अधिक और विवादों पर कम ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मतलब कि ये होता है कि सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट के रूप में आप ये कुछ रकम ले लीजिए, इस डिस्प्यूट इस मामले को हटा दीजिए, जिससे अदालत की कार्रवाई को और अदालत की कार्रवाई और ना जा सके, बड़ी ना हो सके और केसेस पेंडिंग ना हो सके। इस थ्रू की ये अधिनियम लाया गया है। ठीक है, ये लोग कुछ पैसे लिख लो और थोड़ा बहुत पैसा रख लो और इस मामले को हटाओ। इसी के लिए मध्यस्थता कानून के तहत लाया गया है। मध्यस्थता और मध्यस्थता की पहलू, हालांकि इन चर्चाओं पर एक पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह अधिनियम भारत के वाणिज्यिक मध्यस्थता के समान मध्यस्थता के प्रभावी ढंग से स्थापित करेगा। क्या करेगा? प्रभावी ढंग से स्थापित करेगा। इसको ये आप जरूर याद कीजिएगा। मध्यस्थता कानून से क्या क्या लाभ होंगे, इससे विवाद क्या होंगे, अनेक लाभ हैं। इसको ये चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके संबंधित सहायक कानूनों के बीच समानताएं स्पष्ट है। कानूनों के दोनों भाग कार्रवाई के संचालन के लिए कठोर समय सीमा लागू करते हैं और गोपनीयता को अनिवार्य करते हैं। भारतीय अदालतों को पार्टियों की मध्यस्थता या मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के बाध्य करते हैं। मध्यस्थता मध्यस्थ की नियुक्ति की एक डिफ़ॉल्ट तंत्र प्रदान करता है। क्या करता है? एक डिफ़ॉल्ट तंत्र प्रदान करता है। जो उसकी कमियां होती है उसको तंत्र को मतलब कि तंत्र को प्रदान करता है, जिसके तहत वो मामले को, या आप थोड़े बहुत रकम ले लीजिए या ऐसे इस मामले को निपटान करने के समझौते के रूप में किया गया है। ठीक है, दोनों क्रमशः मध्यस्थता निपटान समझौते के एक मध्यस्थता पुरस्कार प्रवर्तनीय सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, प्रवर्तनीय सुनिश्चित करते हैं। ए की स्थापना। भारतीय मध्यस्थता परिषद समान रूप से 2019 में भारतीय मध्यस्थता परिषद स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को प्रतिबंधित करती है, जिससे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार मध्यस्थता और वाणिज्यिक मध्यस्थता को सहयोग बना दिया गया है। भले ही इसके विभिन्न चरणों में और भारतीय उद्योग जगत के लिए संसद का संदेश स्पष्ट है। व्यावसायिक मामलों में अदालतों और विवाद समाधान के लिए डिफ़ॉल्ट स्थान नहीं होनी चाहिए। पार्टियों में अपेक्षा की जाती है कि वे मध्यस्थता के माध्यम से ही वैकल्पिक रूप से वाणिज्यिक मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने, और हालांकि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय अदालतों के दरवाजे खुले हैं, लेकिन इन पहुंच को अंतिम उपाय के रूप में माना जाना चाहिए। हद तक अधिनियम वाणिज्यिक विवादों की मध्यस्थता और मध्यस्थता के बीच सौहार्द को बढ़ावा देगी और भारतीय अदालतों को बोझ कम होगी। मैंने अभी आपको बताया है यही कि दो पार्टियों के बीच विवाद हुआ तो ये मध्यस्थता विधेयक के तहत इन पार्टियों को या तो कुछ रकम के रूप में या वाणिज्यिक रूप में संबंधित है तो रकम के रूप में लेन देन कर इस मामलों को हटा लेना और उसे समाप्त कर देना, जिससे कि न्यायपालिका के संबंधित जो भी नए याचिकाएं होती है उसमें कमी आए
और न्यायालय की जो पूर्ण रूप से केसेस पेंडिंग होती है उस पर बोझ कम पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतिम कुंजी समानता उभरती है एवं A&C अधिनियम के हाल ही में संशोधन के विवादों के संस्थागत मध्यस्थता को कैसे प्राथमिकता दी है। उसी तरह से अधिनियम भी भारत की संस्थागत मध्यस्थता पर जोर देता है। इसमें मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं की परिकल्पना की गई है। न केवल मध्यस्थता की सेवाएं प्रदान करते हैं बल्कि मध्यस्थता के कुशल संचालन के लिए सभी सुविधाएं सचिव सहायता और बुनियादी ढांचा भी प्रदान करते हैं। मध्यस्थता सेवाएं प्रदाता मध्यस्थता पर संस्थाओं को पर्याय है और भारत पहले से ही अनुभवी मध्यस्थता संस्थानों का घर है, जिसमें कुछ मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करते हैं और वैश्विक संरक्षण प्रथाओं के बराबर है। इसलिए इन संस्थाओं को भारत की मध्यस्थता यात्रा की सार्थक भूमिका निभाने की उम्मीद है। ठीक है, जो इसकी फैक्टर मैंने बता दिया मध्यस्थता के बारे में, तो जीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अद्वितीय संकेत सुप्रीम कोर्ट ने वकील की दुभाषीय का उपयोग करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को दुभाषिया का उपयोग करने की अनुमति दी है। तो दुभाषिया क्या होता है, आइए जाते हैं। DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को वकील से अनुरोध करते हुए सहमति व्यक्त की। मौखिक उल्लेखन के समय अधिवक्ता सचिव SN मुख्य न्यायाधीश अपनी श्रवण बाधिता कर्नल लीग अधिवक्ता सारा सनी जो ऑनलाइन उपस्थिति हो रही है के लाभ में एक दुभाषीय की अनुमति देने की अनुमति मांगी। दुभाषीय के तहत संघीय अदालत ने की सूची में आइटम नंबर 37 की उपस्थिति हो रही थी जो निपटान गई थी। ठीक है, अदालत में दुभाषीय के लिए एक अलग ऑनलाइन विंडो खोली, मतलब कि एक अलग विंडो खोली गई है। किसके लिए? दुभाषीय के लिए अलग ऑनलाइन विंडो खोली गई है। जावेद अबीदी फाउंडेशन द्वारा मुख्य न्यायाधीश को समान भागीदार और टेर के कार्यान्वयन की मांग करते हुए एक याचिका के साथ विकलांग आबादी के अधिकार और मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने वकील अनुरोध तुरंत एक सहमत व्यक्त की है। अदालत ने दुभाषीय सौरव राय चौधरी के लिए एक अलग ऑनलाइन विंडो खोलने के लिए वह हर मामले को निगरानी कर रहे हैं, मतलब कि अलग विंडो खोलने के लिए हर मामले को निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, अदालती कार्रवाई में संप्रेषित करने के लिए उन्होंने आइटम नंबर 37 को शुरू होने का इंतजार नहीं किया बल्कि प्रत्येक की व्याख्या करना शुरू कर दिया। जिस मामले की अदालत ने सुनवाई की कुछ मामले के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने व्याख्या की सराहना की। ठीक है, श्री मेहता ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि जिस गति से द्विभाषी अपना काम कर रहा है वह अद्वितीय है। माई लॉर्ड हर शब्द की व्याख्या कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने नोटिस किया था कि हालांकि यह केवल आइटम नंबर 37 नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया द्विभाषीय के संबंधित क्या क्या है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाल ही में क्वाड मिनिस्टर होल्ड टॉक ऑन द रूल्स बेस्ड ऑन ऑर्डर यूएन रिफॉर्म के बारे में क्या क्या बोला गया, आइए देखते हैं। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं ये बताइए आप। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं बताइए। ठीक है, क्वाड मंत्रियों ने नियम आधारित व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र सुधार पर बातचीत की है। ठीक है, क्वाड में आता है एक अमेरिका, ठीक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, भारत और जापान। ठीक है, ये क्वाड में आते हैं। क्वाड किस लिए बना गया? क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए क्वाड का निर्माण किया गया था। ठीक है, हाल ही में बढ़ते हैं। इसके बाद वे देश जो आतंकी हमलों पर जवाब देने की मदद करने पर चर्चा करते हैं। मतलब ये जो डिस्प्यूट हुआ है भारत और कनाडा के बीच, इस संबंध में लग रहा है कुछ बोला गया, आइए पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इंडो पैसिफिक के प्रति प्रतिबद्धता को पुष्टि करता है। ठीक है, और विवादों को निपटान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र प्रतिबद्धता को पुष्टि करता है। और UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 78वें सत्र की शुरुआत के क्वाड के विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने बैठक करते हुए स्वतंत्र और खुले भारत के प्रति समूह की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। क्वाड में कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। ठीक है, क्वाड में यही देश होते हैं। इनमें क्या क्या बात की गई? जहाँ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के अनुसार विवादों को निपटान किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के अनुसार विवादों को निपटारा किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ। क्वाड ने
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के संस्था सुधार के लिए प्रतिबद्धता क्या जताई है और बैठक के संयुक्त विवरण के अनुसार देशों की आतंकवादी हमलों का जवाब देने की मदद करने के लिए एक पहल की शुरुआत शुक्रवार को की है। ठीक है, विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या कहा है क्वाड में कि काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप अभ्यास के नतीजे पर चर्चा की, जिसमें अध्ययन किया गया है कि क्वाड उन क्षेत्रीय देशों को कैसे मदद कर सकता है। ठीक, उन क्षेत्रीय देशों को कैसे मदद कर सकता है। ठीक है, बैठक में ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया। दिसंबर में विलाप में यह टेबल टॉप अभ्यास आयोजित करेगा। मंत्रियों ने आतंकवाद को मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। आतंक के वित्त पोषण के लिए आतंकवादियों की सीमा पर आवाजाही और आतंकवादी गतिविधियों को उद्देश्य की उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अंकुश लगाना है। जो टेररिज्म के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाना है। यूक्रेन की क्वाड रीड आउट में हाल ही में नई दिल्ली में G20 की एक संयुक्त समान टिप्पणी की है और रूस यूक्रेन पे न्यायोचित और स्थायी शांति का आह्वान करते हुए गहरी चिंता व्यक्त की है उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने यही बोला यूक्रेन शांति के बढ़ावा रखते हुए शांति की संरेखा की गई है। और क्वाड में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, क्वाड ने ब्लैक सी काला सागर पर होने वाले, ठीक है, ग्रेन इनिशिएटिव को फिर से शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रयासों का समर्थन किया है। ठीक है, यूएन ने इस प्रयासों को यूनाइटेड नेशन ने संयुक्त राष्ट्र ने इन प्रयासों का भी समर्थन किया है और समझौते के तहत यूक्रेन और रूस के अनाज के निर्यात से नियंत्रित करता है। ठीक है, यह समझौता जुलाई में समाप्त हो गया था। कई देशों ने फिर से शुरू करने की मांग की है। ठीक है, नई दिल्ली में G20 में भी शामिल था और संयुक्त रूप से व्यापक संयुक्त राष्ट्र सुधार का आह्वान किया गया। मैंने ये भी बताया गया था, इसे G20 की जो समिट हुआ था उसमें ये इस बारे को मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसमें चर्चा किए थे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और गैर स्थायी प्रतिनिधित्व का विस्तार भी शामिल है। क्या शामिल है? गैर स्थायी प्रतिनिधित्व का विस्तार भी शामिल है। ठीक है, बयान में कहा गया कि हम संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को नष्ट करने के प्रयासों को संबोधित करने और जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। ठीक है, संभव रूस द्वारा सुरक्षा परिषद के वीटो उपयोग से संबंधित कार्यों को जिक्र करते हुए कहा गया। ठीक है, यूक्रेन के झड़प और उत्तर कोरिया पर बयान पर प्योंगयांग को अस्थिर करने वाले मिसाइल प्रक्षेपण और परमाणु के हथियारों की खोज की निंदा की गई। म्यांमार पर क्वाड ने समावेशी संघीय लोकतंत्र और आसियान पाँच बिंदुओं पर सहमति है। म्यांमार और आसियान देशों के समूह के बीच अप्रैल 2021 का समझौता किया गया है। क्या किया गया? आसियान देशों के बीच 2021 में अप्रैल में यह समझौता किया गया कि बदलाव का समर्थन किया। समूह ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के व्यवहारिक पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई। ठीक है, और क्वाड ने इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप के प्रोग्राम को महामारी तैयारी अभ्यास भी एक शामिल था। ठीक है, विश्वसनीय और सुरक्षित टेली के रूप में। ठीक है, जो जिसका इंपॉर्टेंट की फैक्टर था मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं अगले न्यूज़पेपर पर, अगले न्यूज़पेपर के टॉपिक पर। जितना जीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, जितना द हिंदू को एनालाइज करना था, सारा एक की पॉइंट को मैंने लाया। बाहर से भी कुछ करंट अफेयर लाए हैं जिससे आप समझ सकते हैं। और भी कुछ करंट अफेयर देखना हो, जो अभी बहुत सारे करंट अफेयर है जो आप इसमें नहीं मिलेगा। मैंने अब बोला है ना, द हिंदू का सोर्स 60% आता है, बाकी अन्य सोर्स भी होते हैं। तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए 23 सितंबर के बारे में। 23 सितंबर का न्यूज़ उस पर लिखा हुआ है। जितने सारे करंट अफेयर है मैंने उस पर सब स्पष्ट रूप से एक करंट अफेयर को लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और हमें हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक प्रोत्साहन ना मिलेगी आगे की वीडियो बनाने में लिए और आप लोगों के लिए और सुविधाजनक वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, अगले न्यूज़ एनालिसिस पर, तो 24 की द हिंदू एनालिसिस पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।